हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने सुरेंद्र मोहन पाठक की संपूर्ण कथा साहित्य से एक और कहानी लेकर, जिसका नाम है मौत की घड़ी। उस रोज क्लब में पता नहीं कैसे वार्तालाप का विषय भूत प्रेतों तथा अप्राकृतिक असाधारण कार्यकलापों की तरफ मुड़ गया। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर आदमी के पास एक ऐसी कहानी थी जो भूत प्रेतों के अस्तित्व और उनके अमानवीय कार्यकलापों से ताल्लुक़ रखती थी। हर किसी ने बताया कि उनके गांव में या उनके किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के दोस्त के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी कोई भौतिक व्याख्या संभव नहीं थी, जो अलौकिक थी और जो किसी अदृश्य शक्ति के अस्तित्व की तरफ संकेत करती थी। किसी ने खुद अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा? अमीठिया ने प्रश्न किया। अमीठिया पुलिस में इंस्पेक्टर था। किसी ने उत्तर नहीं दिया। यही तो रोना है, अमीठिया बोला। हमेशा ही सुनी सुनाई बातों के दम पर ऐसी बातों के अस्तित्व को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। किसी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा होता। मैं तो भूत प्रेतों की कथित लीलाओं में विश्वास रखता नहीं। मैं भी नहीं, मैं बोला। मेरे ख्याल से यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा, अमीठिया बोला, जिसने कभी कोई असाधारण अलौकिक कृत्य अपनी आंखों से देखा हो या ऐसी कोई बात उसने ऐसी किसी ऐसे शख्स से सुनी हो जिस पर कि वह 100% भरोसा कर सकता हो। मेरी दाईं ओर प्रोफेसर वाजपेयी बैठा था। उसने खंगार कर गला साफ किया और फिर बोला, पिछली गर्मियों में एक इसी प्रकार की घटना मेरी जानकारी में घटी थी जिसका मैं चश्मदीद गवाह था। कोई अलौकिक घटना? अमीठिया ने पूछा। या तो वह अलौकिक घटना थी या फिर वह एक ऐसा इत्तेफाक था जिसे कि साधारण स्थितियों में असंभव की संज्ञा दी जा सकती थी। क्या हुआ था? डॉक्टर गोस्वामी ने उत्सुक भाव में पूछा। मैंने एक आदमी को अपने एक रिश्तेदार की मौत की कामना करते देखा और सचमुच उसका रिश्तेदार मर गया। नॉनसेंस, अमीठिया मुंह बिगाड़ कर बोला। यानी कि? मैं बोला, उस आदमी ने कहा कि उसके रिश्तेदार की मौत आ जाए और उसे तुरंत मौत आ गई। जी हाँ, प्रोफेसर वाजपेयी बोला। कमाल है, डॉक्टर गोस्वामी मंत्रमुग्ध स्वर से बोला। किस्सा क्या है? उत्तर में प्रोफेसर वाजपेयी ने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। पिछली गर्मियों में छुट्टियां बिताने के लिए मैं भोपाल के समीप स्थित एक गांव में गया था। वहां मेरा गाय कबाड़ नाम का एक दोस्त रहता था, जिसके यहाँ मैं ठहरा था। गाय कबाड़ विदुर था और उस गांव में अकेला रहता था। वहां उसका पोल्ट्री फार्म था और उसकी कमाई से वह इत्मीनान की ज़िंदगी जी रहा था। गाय कबाड़ का मकान जिस सड़क पर था वह उस सड़क का आखिरी मकान था और उस मकान की जो सबसे करीब इमारत थी वह कोई 100 गज दूर थी। वह पुराने ज़माने की हवेलियों जैसी इमारत थी और उसका स्वामी उस इलाके में राजा साहब के नाम से जाना जाता था। राजा साहब एक लगभग 60 साल के बड़ी बड़ी मूँछों वाले रौबदार व्यक्ति थे और उस इलाके के और आसपास के इलाकों में भी सबसे रईस आदमी माने जाते थे। मैंने राजा साहब को केवल एक बार देखा था। वे सामंतशाही प्रवृत्ति के बड़े फूं फां वाले आदमी थे। मैं अपने को वक्त का बड़ा पाबंद बताते थे और उसके सबूत के तौर पर अपने पास हमेशा 2 घड़ियाँ रखते थे। एक कलाई घड़ी जो कभी उनकी कलाई से अलग नहीं होती थी और एक पॉकेट वॉच जो सोने की जंजीर के साथ लटकी उनके बंद गले के कोट की जेब में पड़ी रहती थी। मुझे गाय कबाड़ उनके घर लेकर गया था, तभी से उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे सामने उन्होंने अपनी पॉकेट वॉच निकाली थी। उसमें समय देखा था, समय का मिलान अपनी कलाई घड़ी से किया था और फिर बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाने लगे थे। उनकी पॉकेट वॉच बड़ी अनोखी थी। उसमें समय देखा जा सकता था और सुना भी जा सकता था। घड़ी में एक बटन दबाने पर टन टन की आवाज़ के साथ पहले घंटे बजने लगते थे और फिर एक विभिन्न स्वर में टन टन होने लगती थी। दूसरी टन टन में एक टन का मतलब 5 मिनट होता था। मैंने उनसे मजाक में पूछा भी था कि वे 2 घड़ियां क्यों रखते थे। उत्तर में राजा साहब बड़ी गंभीरता से बोले थे, टाइम इज़ मनी सर। वक्त दौलत होता है और दोनों ही मामलों में मुझे अपनी स्थिति का सही ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी घड़ियों को एकदम दुरुस्त रखता हूँ और खातों को एकदम चाक चौबंद। तभी वहाँ एक बिजली वाला पहुँचा। उसने पहली मंजिल की राहदारी में कोई बत्ती लगाने की बात की। ज़रूरत नहीं, राजा साहब बोले। वहाँ बत्ती की ज़रूरत मेरा भतीजा किशोर महसूस करता था। वही कहता था कि वहाँ बत्ती होनी चाहिए, लेकिन वह वापस शहर चला गया। मुझे उस बत्ती की ज़रूरत नहीं। अंधेरा हो जाने के बाद मैं अपने बेडरूम में चला जाता हूँ और फिर अगले ही दिन वहाँ से निकलता हूँ। जब किशोर वापस आएगा तो देखा जाएगा। बिजली वाला चला गया। मुझे अनुभव हुआ कि राजा साहब बड़े कंजूस आदमी थे। बाद में राजा साहब की कंजूसी की पुष्टि गाय कबाड़ ने भी की। गाय कबाड़ ने बताया कि उन्होंने शादी भी इसलिए नहीं की थी कि उन्हें बीवी का भार न वहन करना पड़े। मैंने कहा, उनके घर में नौकरानी भी तो आती थी। फिर वह पुरानी कहावत है कि बीवी नौकरानी से सस्ती पड़ती है, और फिर वे अपने भतीजे को भी अपने साथ रखे हुए थे। उत्तर में गाय कबाड़ ने बताया कि नौकरानी मालती नाम की एक बूढ़ी औरत थी जिसे वो बहुत कम पैसे देते थे और वह इतनी निकम्मी थी कि कोई उसे रखने को तैयार नहीं था। वह एकदम बहरी थी और मुझे ठौर नहीं तुम्हें और नहीं है के अंदाज से वहाँ नौकरी करती थी। और जहाँ तक किशोर का सवाल है, गाय कबाड़ ने बताया, बूढ़ा उसे काले पैसे की शक्ल नहीं दिखाता।
अब तो उसकी एयरफोर्स में नौकरी लग गई हो, वो 4 पैसा कमाने लगा है। पहले बूढ़ा उसे इतने पैसे भी नहीं देता था कि वो कभी जाकर सिनेमा भी देखा था। ऐसे आदमी को दफ़ा क्यों नहीं करता किशोर? मैंने पूछा। कैसे करे? गाय कबाड़ हाथ फैलाकर बोला। मैं बूढ़े का इकलौता वारिस है। बूढ़े की सारी दौलत अंत में उसे ही मिलनी है, इसलिए वो बूढ़े की सेवा करता रहता है और उसकी लीचड़पन की आदतें बर्दाश्त करता रहता है। कुछ दिनों बाद मुझे किशोर से भी मिलने का अवसर मिला। वह कुछ दिन की छुट्टी पर गांव लौटा था। किशोर मुझे बड़ा भला और शांत स्वभाव का नौजवान लगा। मेरी लगभग फौरन ही उससे घनिष्ठता हो गई और हम दोनों इकट्ठे घूमने फिरने लगे। अक्सर हम मछली पकड़ने की खातिर घंटों नदी किनारे बैठे रहते या जंगलों में टहलते रहते। किशोर के पास एक राइफल थी जिससे वह फाख्ताओं और मुर्गाबियों का शिकार करता था। अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी और राइफल वह हमेशा गाय कबाड़ के घर पर रखता था। बूढ़े की निगाह में मछली पकड़ना नकारे आदमी का काम था और इसकी वजह से वह किशोर की अच्छी खबर ले सकता था। और राइफलबाजी की मुखालफत में जो सबसे बड़ी बात बूढ़ा कह सकता था वह यही थी कि कारतूस बड़े महंगे आते थे और उन्हें इस प्रकार उजाड़ना फिजूल खर्ची थी। एक शाम को जब हम गायकवाड़ के घर के बरामदे में बैठे बियर पी रहे थे तो बातों बातों में राजा साहब का जिक्र आ गया। बुनियादी तौर पर मेरा चाचा भला आदमी है, किशोर ने बताया। दौलत कम हो उसे इसलिए है क्योंकि इससे उसे सत्ता और प्रभुत्व की अनुभूति होती है। उसकी कंजूसी मुझे परेशान नहीं करती क्योंकि अपनी कंजूसी की वजह से वह जितना ज़्यादा धन बचाए रखेगा उतना ही ज़्यादा मुझे विरासत में मिलेगा। मुझे परेशानी होती है उसकी सनक भरी आदतों से, उसका हर काम एक बंधे बताए नियम के अनुसार करने की जिद से। और उन नियमों का वह खुद ही गुलाम नहीं बना हुआ, बल्कि वह हर किसी पर वह लादने की कोशिश करता है। रात का खाना वह अंधेरा होने से पहले खा लेता है और फिर अंधेरा होने तक अखबार पढ़ता रहता है। फिर वह अपनी कलाई घड़ी देखता है और यूं सिर हिलाता है जैसे उसे विश्वास ना हो रहा कि इतना वक्त हो चुका था। फिर वह अपनी पॉकेट वॉच निकालता है और उसके समय का मिलान कलाई घड़ी के समय से करता है। लेकिन वक्त के मामले में उसकी फिर भी तसल्ली नहीं होती। वह नीचे आता है और नीचे डाइनिंग हॉल की दीवार पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ी में वक्त देखता है और फिर उस घड़ी के अनुसार अपनी दोनों घड़ियों में वक्त ठीक करता है। घड़ियों के साथ इतनी सरखपाई कर चुकने के बाद ऊपर अपने बेडरूम में चला जाता है और ठीक 15 मिनट बाद मुझे ऊपर बुलाता है। मैं ऊपर जाता हूँ और उसे बिस्तर के हवाले पाता हूँ। फिर उसके हुक्म के मुताबिक मैं खिड़की खोलता हूँ, जो कि वह हमेशा कहता है कि वह खिड़की खोलना भूल गया था। खिड़की इतने हिसाब से खोलनी होती है कि तौबा, अगर मैं खिड़की ज़रा भी ज़्यादा खोल देता हूँ तो शिकायत करता है कि उसे ठंड लग जाएगी। अगर मैं खिड़की ज़रा कम खोलूँ तो कहता है कि उसका दम घुट जाएगा। अंत में जब मैं उसकी पसंद अनुसार खिड़की खोल चुका होता हूँ तो मुझे हुक्म होता है कि मैं उसके कोट की जेब से उसकी पॉकेट वॉच निकाल कर लाऊँ। मैं पॉकेट वॉच लाकर उसके पलंग की बगल में पड़ी मेज पर रख देता हूँ। तब जाकर मुझे छुट्टी मिलती है। यह बुजुर्ग वर्ग की सालों की रूटीन है जिसमें एक बार भी कभी व्यवधान नहीं आया। जब मैं यहाँ नहीं होता तो वे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मेरे लौटते ही ये तमाम हरकतें मशीन की तरह मुझे दोहरानी पड़ती हैं। रविवार को किशोर वापस जाने वाला था। मुझे उम्मीद थी कि शनिवार को सारा दिन वह हमारे साथ गुजारेगा, लेकिन दिन में उसकी सूरत दिखाई नहीं दी। रात हो जाने के बाद वह आया। पूछे जाने पर उसने बड़े क्रोधित भाव से बताया कि उसका चाचा सारा दिन ऊट पटांग कामों के लिए इधर उधर भगाता रहा था। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से उसने मुझे कार तक नहीं ले जाने दी कि कहीं मैं अपनी तफरी के लिए कहीं और न चल दूँ और उसका फालतू पेट्रोल खर्च हो जाए। हमने किसी प्रकार उसका गुस्सा ठंडा किया, फिर बियर के दौर चले और वातावरण में हल्कापन आ गया। रात के 11:30 बजे तो किशोर उठ खड़ा हुआ। क्योंकि अगले दिन वह जा रहा था इसलिए उसने अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी और राइफल भी ले ली। मुझे लगा कि किशोर एकाएक भावुक हो उठा था और उसका वहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाएं, एकाएक गाय कबाड़ बोला। किशोर के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव उभरे। उसने सहमति में सिर हिलाया। हम तीनों बाहर निकले और धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर चलने लगे। किशोर के अपने एक कंधे पर राइफल रखी हुई थी और दूसरे पर मछली पकड़ने वाली बंसी। मैंने उससे कहा कि राइफल मैं पकड़ लेता हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बदले में मुझे मछली पकड़ने वाली बंसी थमा दी। हम चुपचाप चलते हुए उसके चाचा की हवेली के दरवाजे पर पहुँच गए। एकाएक किशोर ने अनुभव किया कि शायद मैं राइफल न थमाई जाने की वजह से बुरा मान गया था। वह खेदपूर्ण स्वर में बोला, वाजपेयी साहब, दरअसल मुझे इस राइफल से बहुत मोहब्बत है, इसलिए। नेवर माइंड, मैं बोला, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी फौजी हो, राइफल तुम्हें ही शोभा देती है। वह मुस्कुराया। उसने यूं प्यार से राइफल का कुंदा थपथपाया जैसे वो उसकी औलाद का दर्जा रखती हो। फिर उसने कुंदे को अपने कंधे से टिकाया और उसे फायर करने की पोजीशन में ले आया। गोली मत दाग देना, गाय कबाड़ हंसता हुआ बोला। गोली की आवाज़ सुनकर तुम्हारा चाचा नींद से जाग जाएगा। जहन्नुम में जाए चाचा, किशोर भन्नाए स्वर में बोला, और इससे पहले कि हम उसे रोक पाते उसने राइफल का घोड़ा खींच दिया। आधी रात के सन्नाटे में गोली चलने की आवाज़ घन गर्जन की तरह गूंजी। मैं और गाय कबाड़ स्तब्ध खड़े रह गए। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी भड़ाक से खिड़की खुलेगी और फिर हमें जवाब तलब करती हुई राजा साहब की क्रोधित आवाज़ सुनाई देगी। हम तीनों सक पकाकर बच्चों की तरह दीवार के साए में दुबक गए।
हम कितनी ही देर से स्तब्ध खड़े प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब कुछ भी ना हुआ तो हम ओट से निकल आए। अब जाकर सो किशोर, गाय कबाड़ बोला। लगता है तुम्हें बियर चढ़ गई है। शायद, किशोर धीरे से बोला। उसने आगे बढ़कर हवेली का फाटक खोला। भीतर दाखिल होने से पहले वह ठिठका, हमारी तरफ घूमा और फुसफुसाता हुआ बोला, जरा 1 मिनट, जाना नहीं। मेरे पास दरवाजे की चाबी नहीं है और पता नहीं मेरा चाचा गुस्से में दरवाज़ा खोलेगा या नहीं। हमने सहमति में सिरे लाया। वह फाटक के भीतर दाखिल हुआ और राहदारी पर आगे बढ़ा। हम उसे हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते देखते रहे। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एकाएक किशोर ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने फिर एक कदम आगे बढ़ाया, हिचका, रुका, फिर एकाएक घूमा और लंबे डग बढ़ता हुआ हमारे पास पहुंच गया। गाय कबाड़, वह फुसफुसाता हुआ बोला, क्या आज की रात तुम मुझे अपने यहाँ रख सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, गाय कबाड़ बोला। क्या दरवाज़ा बंद था? उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। हम तीनों गाय कबाड़ के घर की तरफ चलने लगे। आधे रास्ते में वह बोला, मुझे नहीं मालूम कि दरवाज़ा खुला था या बंद था। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही नहीं था। मैंने नोट किया था, मैं बोला। फिर चुप्पी छा गई। हम गाय कबाड़ के घर के बरामदे में पहुंच गए। बरामदे में जलती बत्ती की रोशनी किशोर के चेहरे पर पड़ी तो हमने देखा उसका चेहरा लाश की तरह सफ़ेद था। क्या बात है किशोर? मैंने सक पकाकर पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया। वह अपना सिर हिलाने लगा। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने हामी भरी और मुस्कुराने की कोशिश की। मैं वह हकलाता हुआ बोला, दरअसल मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। क्या क्या तुम भूतों में विश्वास करते हो? बात क्या है? मैंने पूछा। मैं नशे में नहीं हूँ, वह बोला। मैंने इतनी बियर नहीं पी थी कि मुझे नशा हो जाता। फिर? देखो, वह बोला, मैं कतई नशे में नहीं हूँ। मैं अपने पूरे होशो आवास में हूँ। मैं तब भी अपने होशो आवास में था जब थोड़ी देर पहले मैं हवेली की तरफ रवाना हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं हवेली के मुख्य द्वार की तरफ जा रहा था तो एकाएक मुझे ऐसा अनुभव हुआ था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। जैसे वातावरण की हवा एकाएक भारी हो उठी थी और मुझे वापस धकेलने लगी थी। मेरे दरवाजे के पास पहुंचने तक वह अदृश्य व्यवधान इतना प्रबल हो रहा था कि मुझे लगने लगा था कि अब मैं एक कदम भी आगे बढ़ा पाने में असमर्थ था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सामने एक अदृश्य दीवार आ खड़ी हुई हो और वह दीवार न केवल मेरा रास्ता रोक रही थी बल्कि मुझे जबरन पीछे धकेल रही थी। मैं एकदम भयभीत हो उठा था और उल्टे पांव वापस लौट आया था। पता नहीं वह क्या लीला थी, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तुम्हारा चाचा? मैंने कहना चाहा। जहन्नुम में जाए मेरा चाचा, मैं भड़क कर बोला। भगवान करे वह सीढ़ियों से लड़के और उसकी गर्दन टूट जाए। उसी समय गाय कबाड़ की बैठक में लगे घड़ियाल ने 12 बजाए। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ियाल की टन टन किशोर के कथन का अनुमोदन कर रही हो। हम सब बेचैनी अनुभव करने लगे। किसी का भी बोलने का दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद हम सोने चले गए। अगली सुबह जोरों से दरवाज़ा खटखटाए जाने की आवाज़ सुनकर हमारी नींद खुली। गाय कबाड़ ने जाकर दरवाज़ा खोला। मैं और किशोर भी उसके पीछे पीछे ही दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर बदहवास सी राजा साहब की नौकरानी मालती खड़ी थी। राजा साहब की मौत हो गई है, वह खुलते ही अंतर्नाद करती हुई बोली। हवेली में दुर्घटना हो गई है। वह बहरी थी इसलिए उससे कुछ पूछने की कोशिश करना बेकार था। हम दौड़े दौड़े हवेली में पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार खुला था। गाय कबाड़ के घर की ओर भागते समय मालती उसे खुला छोड़कर गई थी। हम सहमे से भीतर दाखिल हुए। सीढ़ियों के दाहिने के पास सीढ़ियों के दहाने के पास राजा साहब की लाश पड़ी थी। उनके सिर के आसपास खून का तालाब सा बन गया था। लाश की हालत ही बता रही थी कि राजा साहब की गर्दन टूट गई थी। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर राहदारी में बिछे कालीन का एक कोना ऊपर उठा हुआ था। राहदारी में रोशनी तो थी नहीं, लगता था वे अपना संतुलन खो बैठे थे और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अपनी मौत के बाद भी उनमें समय की पाबंदी की वही वानगी दिखाई दे रही थी जिसके लिए वह अपनी ज़िंदगी में मशहूर रहे थे। उनके दाएं हाथ में उनकी पॉकेट वॉच दबी थी। जो घड़ी वे अपनी कलाई पर बांधे हुए थे वह उनके गिरने के समय कहीं टकरा कर चकनाचूर हो गई थी और रुक गई थी। उसी की सहायता से उस दुर्घटना का सही समय जाना गया। घड़ी में 12 बजने में कुछ सेकंड कम का समय दिखाई दे रहा था। वह एन वही वक्त था जब किशोर ने राजा साहब की मौत की कामना की थी। प्रोफेसर वाजपेयी चुप हो गया। कितनी ही देर कोई कुछ नहीं बोला। श्रोताओं पर उस कहानी की बड़ी सीमित प्रतिक्रिया हुई थी। जो लोग भूतों को मानते थे वे विजेता किसी भाव से औरों को देख रहे थे, लेकिन मैं और अमिटिया पर अप्रभावित ही रहे। सबसे पहले मैं बोला, राजा साहब के हाथ में दबी जेब घड़ी। मैंने वाजपेयी से पूछा, क्या वह भी रुक गई थी? नहीं, वाजपेयी ने बताया, वह तो बदस्तूर चल रही थी। घड़ी क्योंकि राजा साहब की मुट्ठी में दबी हुई थी इसलिए कहीं टकरा नहीं पाई थी, लेकिन घड़ी को लगता था कि एक जोर का झटका लग गया था जिसकी वजह से उसकी सुइयां हिल गई थी और घड़ी लगभग 1 घंटा आगे हो गई थी। मैं बोला, किशोर को क्या हुआ? अमिठिया ने पूछा। वह बेचारा बहुत घबराया, वाजपेयी ने बताया। इसलिए नहीं क्योंकि उसके चाचा की मौत हो गई थी। अपने चाचा से उसे कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके चाचा की मौत ने उसकी इस धारणा की पुष्टि कर दी थी कि पिछली रात हवेली के वातावरण में किसी अलौकिक शक्ति का वास था। वाजपेयी तनिक उदास ढंग से मुस्कुराया। मेरी बाद में उससे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई। वह रविवार को जा तो नहीं पाया था, उसने अपनी छुट्टी बढ़वा ली थी,
लेकिन अपने चाचा की जायदाद वगैरह संभालने के सिलसिले में वह इतना व्यस्त रहा था कि वह मुझसे मिल नहीं पाया था। बाद में मुझे गायकवाड़ की एक चिट्ठी से ये खबर मिली थी कि किशोर एक विमान दुर्घटना में मारा गया था। ओह, डॉक्टर गोस्वामी बोला। मुझे पूरी उम्मीद थी कि किशोर का कोई ऐसा ही अंजाम हुआ होगा। आपको किशोर की मौत की उम्मीद थी? प्रोफेसर वाजपेयी हैरानी से बोला। हाँ, डॉक्टर गोस्वामी बोला। उम्मीद क्या थी, मुझे पूरा विश्वास था। खुदाई इंसाफ ऐसा ही होता है। किशोर को एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति हुई थी। फिर उस अलौकिक शक्ति ने काबू में करके उससे बरबस अपने चाचा की मौत की कामना करवाई थी। न केवल किशोर की वह कामना तुरंत पूरी हुई, बल्कि उसके चाचा की मौत एन उसी ढंग से हुई जिसकी उसने कामना की थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जाहिर होता है कि जो कुछ हुआ एक पूर्व निर्धारित ढंग से हुआ। किशोर उस वक्त एक ऐसी मानसिक स्थिति में था जिसमें आदमी जिस चीज़ की कामना करता है उसकी प्राप्ति उसे अवश्य होती है। यह ईश्वर से वर मांगने जैसा काम है। उस वक्त किशोर किसी और चीज़ की भी कामना करता तो वो उसे ज़रूर मिलती। ऐसी बातों का हमारे पुराणों में और दंत कथाओं में आम जिक्र आता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है जब कोई अलौकिक शक्ति उसके दाएं होती है और उसकी किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इच्छा की पूर्ति का कारण बनती है। लेकिन अगर वह इच्छा भली भली होती है तो आदमी फलता फूलता है, और अगर वह इच्छा बुरी होती है जैसे कि वो किशोर के सिलसिले में थी, तो आदमी का किसी न किसी रूप में भारी अहित ज़रूर होता है। वह भारी अहित उसके सर्वनाश की, उसकी मौत की कैसी भी सूरत अख्तियार कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो अलौकिक शक्तियाँ पहले उसका पक्ष लेती हैं, अगर उनसे कोई गलत काम करवाया जाता है तो काम तो ज़रूर होता है, लेकिन फिर वही शक्ति उसके खिलाफ हो जाती है और फिर उसका वैसा ही अंजाम करने में साधन बनती है जैसे अंजाम की कामना उसने किसी और के लिए की होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि जिन अलौकिक शक्तियों ने राजा साहब की जान ली थी वह किशोर की जान लिए बिना मानने वाली नहीं थी। बकवास, अमीठिया मुंह बिगाड़ कर बोला। वह लड़का प्लेन क्रैश में मरा। हज़ारों लोग प्लेन क्रैश में मर जाते हैं, इसमें अलौकिक शक्ति कहाँ से आ घुसी? उसका चाचा सीढ़ियों से लुढ़का और खोपड़ी तोड़वाकर या गर्दन तोड़वाकर मर गया। ऐसी दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। आप कहते हैं कि ठीक उसी समय उसके भतीजे ने उसकी मौत की कामना की थी, वह इसलिए मर गया। मैं कहता हूँ कि यह बकवास है। यह महज एक इत्तेफाक था कि गायकवाड़ के घर की घड़ी राजा साहब की घड़ियों से एकदम मिली हुई थी। ज़िंदगी में इससे भी बड़े, इससे भी अनोखे इत्तेफाक होते हैं। असल में किशोर ने अपने चाचा की मौत की कामना एक बार नहीं, ज़िंदगी में सैकड़ों हज़ारों बार की होगी। ये बात स्वाभाविक भी थी। आखिर उसका चाचा एक रईस आदमी था, वह उसका वारिस था और वह उसे नापसंद ही करता था। उसकी जगह आप होते तो क्या आप ऐसे आदमी की मौत की कामना नहीं करते? इसमें कोई अलौकिक बात नहीं, यह महज एक इत्तेफाक था कि जब उस राज किशोर ने अपने चाचा की मौत की कामना की तो चाचा मर गया। क्या यह भी इत्तेफाक था? वाजपेयी व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला कि किशोर ने अपने सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हुई महसूस की थी जो न केवल उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी बल्कि वापस ढकेल रही थी। वह ज़रूर किशोर की गढ़ी हुई कहानी थी, अमीठिया पूर्व दृढ़ स्वर में बोला, जो किशोर ने आप लोगों को सुनाई थी। किशोर ने आपको एक बात सुनाई जिस पर आपने आँख बंद करके विश्वास कर लिया। वह लड़का उस रात घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने ये कहानी गढ़कर सुना दी कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घर में घुसाने से रोक रही थी। शायद उसे भय था कि अगर वह घर में घुसा तो उसका चाचा उसे इस बात पर तगड़ी डांट लगाएगा कि उसने आधी रात को राइफल में से गोली क्यों चलाई। तुम्हारा क्या ख्याल है पाठक? मैं दबे स्वर में बोला, किशोर की प्लेन क्रैश में मौत को इत्तेफाक मान सकता हूँ, लेकिन मैं उसके चाचा की मौत को इत्तेफाक नहीं मानता। डॉक्टर गोस्वामी ने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। उसकी निगाह में मैं उसकी पूरी नहीं तो आधी बात तो मान ही रहा था। क्यों? अमीठियाँ आंखें निकाल कर बोला। चाचा की मौत को इत्तेफाक क्यों नहीं मानते तुम? एक आदमी अंधेरे में कालीन के एक उठे हुए किनारे में पांव उलझा बैठता है और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है, इसमें असाधारण बात क्या है? पहले तो यही असाधारण बात है कि उसे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। मैं बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, वह क्यों नीचे जाना चाहता था? मुझे क्या पता वो क्यों नीचे जाना चाहता था, अमीठिया बोला। हज़ार वजह हो सकती हैं इस बात की। शायद उसे नींद ना आ रही हो और वह नीचे जाकर टहलना चाहता हो। शायद उसे भूख लगी हो और वह किचन में जाकर कुछ खाना चाहता हो। शायद वह नीचे से पढ़ने के लिए कोई किताब लाना चाहता हो। कितनी वजह हो सकती हैं। ये एकदम वाहियात सवाल है तुम्हारा। और वह अपनी पॉकेट वॉच नीचे अपने साथ क्यों ले जा रहा था? वाजपेयी ने खुद बताया कि वह बूढ़े की आदत थी 2 घड़ियाँ रखने की। वह अपनी कलाई घड़ी को अक्सर पॉकेट वॉच से मिलाकर देखता रहता था। देखो, मैं गंभीरता से बोला, जब कोई आदमी 2 घड़ियाँ रखता है तो वह एक घड़ी में वक्त देखने के बाद दूसरी घड़ी पर निगाह ज़रूर डालता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेडियो स्टेशन या रेलवे स्टेशन या किसी घंटा घर के पास से गुजरते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी कलाई घड़ी के टाइम का मिलान वहाँ लगी घड़ी से करने लगते हैं, चाहे आपने केवल 1 मिनट पहले रेडियो और टेलीविज़न से घड़ी मिलाई हो। लेकिन किशोर के चाचा की कलाई पर घड़ी बंधी होने के बावजूद उसका पॉकेट वॉच को भी अपने साथ नीचे ले जाने का मतलब कुछ और ही था, और वह एक ही मतलब हो सकता है। क्या वह नीचे डाइनिंग हॉल की दीवार पर लगी बिजली की घड़ी में वक्त देखना चाहता था? क्या वह नीचे डाइनिंग हॉल की दीवार पर लगी बिजली की घड़ी में वक्त देखना चाहता था? क्यों?
अमिठिया चिल्लाकर बोला। क्यों? 2 घड़ियाँ तो इसके पास पहले से ही थी, फिर नीचे डाइनिंग हॉल में जाकर टाइम देखने का मतलब? क्योंकि वे 2 घड़ियाँ उस वक्त राजा साहब को सही टाइम बताने में असमर्थ थी। क्यों असमर्थ थी? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न टाइम बता रही थी। अमिठिया उलझनपूर्ण नेत्रों से मेरा मुंह देखने लगा। प्रत्यक्ष था कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब यह बकवास मत करना, वह बोला, कि जो अलौकिक शक्ति किशोर को हवेली के दरवाजे वापस धकेल रही थी उसने घड़ियों के वक्त भी तब्दील कर दिए थे। ऐसा नहीं कहूँगा, जरा समझने की कोशिश करो कि असल में क्या हुआ होगा। आप आधी रात को एकाएक नींद से जागते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? सबसे पहले आप प्रथम उपलब्ध घड़ी देखकर जानना चाहते हैं कि वक्त क्या हुआ था। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, हर कोई यही करता है। यही राजा साहब ने भी किया। आधी रात को उनकी नींद खुली, उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली तो देखा कि मान लो 11:15 बजे थे। फिर आदतन उन्होंने मेज पर पड़ी पॉकेट वॉच उठाई और उसमें टाइम देखा या सुना। वह घड़ी 12:45 बजा रही थी। ऐसा कैसे हुआ? अभी कुछ ही घंटे पहले तो उन्होंने दोनों घड़ियों को नीचे डाइनिंग हॉल में लगी बिजली की घड़ी से मिलाया था। फिर भी एक घड़ी दूसरी घड़ी से लगभग 1 घंटा आगे थी। ठीक वक्त कौन सी घड़ी दे रही थी? उस वक्त वास्तव में कितने बजे थे? ये जानने का उनके पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन वह निकल नहीं पाई होगी। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया ही है कि घड़ियों के मामले में राजा साहब कितने सनकी आदमी थे। ये बात उनके दिमाग से निकल नहीं रही होगी कि कौन सी घड़ी गलत टाइम दे रही थी। अंत में काफ़ी करवटें बदलने के बाद उन्होंने महसूस किया होगा कि जब तक वे ये बात जान नहीं लेंगे उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। सही टाइम जानने का यही तरीका था कि वे नीचे डाइनिंग हॉल में जाते और दीवार पर लगी बिजली की घड़ी में सही टाइम देख कर आते। मैं एक क्षण ठिठका और फिर वाजपेयी की तरफ घूमा। राजा साहब के सीढ़ियों से नीचे गिरने के झटके से उनकी मुट्ठी में दबी पॉकेट वॉच 1 घंटा आगे नहीं हो सकती थी। जिस घड़ी की सुइयाँ इतनी ढीली हों कि वे एक झटके से एकदम 1 घंटा आगे हो सकती हों, उस घड़ी को बढ़िया घड़ी नहीं कहा जा सकता। और ऐसी घड़ी की राजा साहब जैसे सनक की हद तक के समय के पाबंद आदमी के पास होने की हम उम्मीद नहीं कर सकते। इससे एक ही मतलब निकलता है कि पॉकेट वॉच के समय को 1 घंटा आगे दुर्घटना से पहले बढ़ाया गया था। ये काम राजा साहब खुद तो हरगिज़ ना करते। उनके अलावा अगर कोई आदमी ये काम कर सकता था तो वह उनका भतीजा किशोर था। किशोर की सदा रूटीन थी कि वह राजा साहब को उनकी कोट की जेब से निकालकर पॉकेट वॉच पकड़ाया करता था। किशोर ने ऐसा क्यों किया? अमिठिया ने पूछा। ऐसी गलती से हो गया था या उसने जानबूझकर राजा साहब को तंग करने के लिए ऐसा किया? उसने राजा साहब को तंग करने के लिए नहीं। मैं एक क्षण ठिठका और फिर बड़े नाटकीय अंदाज से बोला, बल्कि उनका कत्ल करने के लिए किया। सब लोग हक्के बक्के से मेरा मुंह देखने लगे। इस बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि राजा साहब की हत्या हुई थी। मैं स्थिति का आनंद लेता हुआ बोला। उस किशोर ने अपने चाचा की पॉकेट वॉच का 1 घंटा आगे कर दिया और उन्हें सोने की तैयारी करता छोड़कर उनके बेडरूम से विदा हो गया। बाहर राहदारी में बिछे गलीचे का कोना उसने सीढ़ियों के सामने जानबूझकर इस प्रकार उठा दिया कि अगर अंधेरे में कोई सीढ़ियों की तरफ बढ़े तो उसका पाँव उस उठे हुए कोने में उलझे बिना न रह सके। लेकिन अमिठिया उलझनपूर्ण स्वर में बोला, किशोर को यह कैसे मालूम था कि आधी रात को राजा साहब की नींद ज़रूर खुलेगी? उसने इसलिए तो ऐन राजा साहब की खिड़की के नीचे खड़े होकर राइफल चलाई थी ताकि गोली चलने की आवाज़ सुनकर राजा साहब की नींद खुल जाए। अमिठिया चुप हो गया। वह बेहद प्रभावित दिखाई देने लगा था। लेकिन पाठक साहब, प्रोफेसर वाजपेयी बोला, आखिर किशोर ने वह कहानी क्यों गढ़ी कि कोई अदृश्य व्यक्ति उसे हवेली में दाखिल होने से रोक रही थी? उससे उसे क्या फ़ायदा था? आखिर वह उस रात हवेली में दाखिल क्यों नहीं होना चाहता था? क्योंकि उसे भय था कि अगर वह इस नाजुक घड़ी में हवेली दाखिल होगा तो उसका चाचा, जो राइफल चलने की आवाज़ सुनकर जाग चुका था और तब किसी भी क्षण नीचे की तरफ रवाना हो सकता था, उसके आगमन की आहट सुनता और फिर खुद नीचे आने की जहमत गंवारा करने के स्थान पर उसी को आवाज़ देकर पूछ लेता कि डाइनिंग रूम में लगी बिजली की घड़ी में कितने बजे थे। उस सूरत में ना वह अपने बेडरूम से बाहर निकलता और न कालीन के उठे हुए कोने में पाँव उलझ जाने की वजह से सीढ़ियों से लुढ़क कर अपनी जान से हाथ धो बैठता। तब किशोर के सारे किए धरे पर पानी फिर जाता। आप ठीक कह रहे हैं, वाजपेयी बोला। फिर वातावरण में सन्नाटा छा गया। एकाएक क्लब की दीवार पर लगा घड़ियाल टन टन करके बजने लगा। सबकी निगाहें मशीन की तरह अपनी अपनी कलाइयों पर बंधी घड़ियों की तरफ उठ गईं। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि अनजाने में वे क्या कर रहे थे तो वे एकाएक हंसने लगे। देखा, मैं विजेता के स्वर में बोला, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की किसी अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।